हेलो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा और आज के इस सेशन में हम लोग राजस्थान की चित्रकला इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में ये डिस्कशन होगा, थ्योरी लेक्चर होगा। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि आपको आवाज मेरी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है और आपको मेरा वीडियो प्रॉपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। साथी ठीक है, आवाज मुझे लगता है क्लियर आ रही है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जोधपुर शैली के बारे में। सबसे पहले हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जोधपुर शैली की। यदि हम बात करें तो जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो मालदेव के शासन काल को माना जाता है। देखो, स्वर्ण काल पर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। दो तीन चार टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अगर आपसे चित्रकला में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा कि इस चित्रकला का स्वर्ण काल किस राजा का काल है। एक वो क्वेश्चन पूछेगा कि इस चित्रकला की विशेषता क्या है, यानी कि इसमें चित्र किस प्रकार के बनाए जाते हैं। एक आज ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि इस चित्रकला के चित्रकार कौन कौन से हैं, ये पूछता है। ठीक है, वो कुछ फेमस फेमस चित्र होते हैं उनके बारे में पूछता है। ये चार पांच टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगर हम जोधपुर शैली की बात करें तो जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल है वो मालदेव के शासन काल को माना जाता है। रेत के टीले, ऊंट, टोए, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियां, क्योंकि मरुस्थल जोधपुर मरुस्थल में पड़ता है मारवाड़ क्षेत्र में, तो वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। उनका चित्रण इस शैली की विशेषता जोधपुर शैली की है। ठीक है, जोधपुर में आपको पता होगा नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख मंदिर है, मान मंदिर जिसे कहते हैं। नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये जोधपुर शैली। शिवदास, देवदास, रामानाथा, छज्जू और सैफू ये मारवाड़ी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो धीरे धीरे लिखते भी चलते हैं और आगे पढ़ते भी चलते हैं। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते हैं सेशन को। तो जोधपुर शैली में हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसका स्वर्ण काल मालदेव के शासन काल को माना जाता है। स्वर्ण काल जो है वो इसका मालदेव के शासन काल को माना जाता है। मालदेव के शासन काल को माना जाता है। ठीक, स्वर्ण काल की यदि हम बात करें, विशेषता क्या है इसकी जोधपुर शैली की। जोधपुर शैली की यदि हम विशेषता की बात करें तो यहां पर एक तो रेत के टीले बहुतायत में मिलते हैं, रेत के टीले। इसके अलावा छोटी छोटी झाड़ियां, रेत के टीले बहुतायत में मिलते हैं। इसके अलावा छोटी छोटी झाड़ियों का चित्रण बहुतायत में होता है। ठीक, इसके अलावा कोए, ऊंट, चिंकारा, क्योंकि मरुस्थल है तो ऊंट पाए जाएंगे, चिंकारा यहां पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोए का चित्रण यहां पर मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और घोड़ों का चित्रण यहां पर बहुतायत में मिलता है। घोड़े का चित्रण जोधपुर शैली की विशेषता है। ठीक है, स्वर्णकाल मालदेव के शासनकाल को विशेषता हो गई हमारी ये। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि जोधपुर शैली जो है वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय से संबंधित है। नाथ संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। आपको पता होगा नाथ संप्रदाय का जो प्रमुख मंदिर है वो जोधपुर में है, ये आपको याद रख के चलना है। ऊंट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रेमियों का जो दर्शन है वो यहां पर मिलता है। एक चित्र मिलता है यहां पर ढोला और मारू का। ऊंट की पीठ पर ढोला व मारू का चित्रण यहां पर मिलता है। ढोला व मारू की प्रेम कहानी का चित्रण, प्रेम कहानी का चित्रण यहां पर मिलता है। ठीक है, ये आपको जोधपुर शैली के बारे में याद रखना है। यदि हम जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो जोधपुर शैली के प्रमुख चित्रकार है रामानाथा, छज्जू, सैफू। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा शिवदास, देवदास, भाटी जो लोग होते हैं वो जोधपुर और जैसलमेर से संबंधित होते हैं। तो यहां पर आपको नाम याद रखना है। चित्रकार कौन कौन से हैं, चित्रकारों की हम बात करें तो देवदास, ठीक है, इसके अलावा शिवदास, शिवदास के अलावा रामा नाथा, छज्जू, सैफू। रामानाथा, छज्जू, सैफू, शिवदास, देवदास ये प्रमुख चित्रकार हैं जोधपुर शैली के। मारवाड़ चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज जो है
उसका चित्रण विषय के रूप में प्रयोग किया गया है। मारवाड़ शैली में ही 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किसने किया था? बीरजी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक चित्र है रागमाला चित्रावली, रागमाला चित्रावली यही लिख देता हूं नीचे, रागमाला चित्रावली, रागमाला चित्रावली। रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन है वो किसने किया था? बीरजी ने किया था, बीरजी ने। ये किस शैली में निर्मित है? मारवाड़ी शैली में निर्मित है। 1623 ईस्वी की रचना है, ठीक है। 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली के जो रचनाकार हैं वो है बीरजी, ये आपको याद रख के चलना है। मतीराम द्वारा रचित रसराज, मतीराम द्वारा रचित रसराज का चित्रण किया गया है। मतीराम द्वारा रचित रसराज प्रमुख विषय के रूप में उपयोग में ली गई है मारवाड़ी शैली में, ठीक है। तो जोधपुर शैली के बारे में इतना आपको याद रख के चलना है। अब हम नेक्स्ट शैली पर बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट शैली होगी बीकानेर शैली। कौन सी शैली होगी? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, ठीक है। बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर शैली में चित्रकला में उस्ता कला भी फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण काल के बारे में बात करते हैं। बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो राजा अनूप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है। इस शैली के जो चित्रकार हैं वो उसके नीचे जो चित्र होता है उनका उसके नीचे अपना नाम अंकित करते हैं, तिथि अंकित करते हैं। इनको उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। एवं आपको पता होगा उस्ता कला में हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री भी दिया जा चुका है। और हिसामुद्दीन उस्ता के अलावा एक मथेरन समुदाय भी है बीकानेर में, वो भी चित्रकला के लिए फेमस है। जो उस्ता जो कला है वो ऊंट के जो बाल होते हैं उन पर कलाकारी करना होता है, उन पर चित्र बनाना होता है, सौंदर्य बनाना होता है, ठीक है। अगर हम बात करें चित्रकार कौन कौन से बीकानेर शैली में, रामलाल, अली रजा, नाथू, मुराद, हसन, ये विख्यात चित्रकार हैं जो कि बीकानेर शैली से संबंधित हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है, बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो राजा अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। राजा अनूप सिंह के काल को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चित्रकार हैं बीकानेर शैली के, चित्रकार अपना नाम एवं तिथि अंकित करते हैं चित्र पर, तिथि अंकित करते हैं चित्र पर, ठीक है। और क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं, ठीक है। एक फेमस नाम आपको याद रखना है, हिसामुद्दीन उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता। ये इस कला के उस्ता कला के फेमस कलाकार थे, ये आपको याद रखना है। उस्ता कला आपको हस्तशिल्प में भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको चित्रकला की बात कर रहे हैं तो मथेरन समुदाय भी याद रखना है। मथेरन वैसे तो जैन परिवार होता है, मथेरन समुदाय ये भी कहां से संबंधित है? बीकानेर से संबंधित है मथेरन समुदाय भी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चित्रकारों की, चित्रकार कौन कौन से बीकानेर में, तो चित्रकारों की बात करें तो अली रजा, नाथू, मुराद, हसन और रामलाल। रामलाल, अली रजा, हसन, नाथू, मुराद, ये प्रमुख चित्रकार हैं बीकानेर शैली के जो कि पूछे जाते हैं। नाथू, मुराद, अली, रजा, हसन, ठीक है। इनका जो त्रिगुट है वो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसलमेर शैली के बारे में, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे जैसलमेर शैली के बारे में, जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली की यदि हम बात करें तो जैसलमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो मूलराज द्वितीय के काल को कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि जोधपुर शैली का स्वर्ण काल मालदेव के काल को, बीकानेर शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह के शासनकाल को, ऐसे ही जैसलमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है। इसमें जैसलमेर शैली में मूमल का जो चित्र है वो बहुत फेमस है। मूमल कौन थी? रुद्रवा की राजकुमारी थी, जिसमें उनके श्रृंगार का वर्णन मिलता है। मूमल लोक गीत भी है, मूमल नृत्य भी है, ये भी पूछा जाता है लोक नृत्य और लोक विद्या में।
तो मूमल कहां से संबंधित है? जैसलमेर से। जैसलमेर में ही मरु महोत्सव में मिस मूमल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। जैसलमेर चित्रकला शैली का यह प्रमुख विषय है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसलमेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है? यदि हम स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल कहा जाता है मूलराज द्वितीय के काल को। मूलराज द्वितीय के काल को, ठीक है। जैसलमेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्र कौन सा फेमस है इसमें? चित्र इसमें फेमस है मूमल का। मूमल का। और ये कौन थी मूमल? ये थी लोदरवा की राजकुमारी। लोदरवा की राजकुमारी थी ये। मूमल एक लोकगीत भी है जिसमें उनके श्रृंगार का वर्णन मिलता है। लोदरवा की राजकुमारी के श्रृंगार का वर्णन मिलता है मूमल लोकगीत में, ठीक है, जो भी जैसलमेर का फेमस है। तो मूमल जो है ये मिस मूमल प्रतियोगिता भी होती है। मिस मूमल प्रतियोगिता होती है कहां पर? जैसलमेर में मिस मूमल प्रतियोगिता। और कहां पर होती है? मरु महोत्सव में होती है। मरु महोत्सव कहां पर होता है? जैसलमेर में होता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में होता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप कमेंट करके जवाब देना। थार महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? थार महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? कमेंट करके जवाब जरूर देना, ठीक है। तो ये हमने जैसलमेर शैली के बारे में डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली आप सभी ने सुनी ही होगी क्योंकि किशनगढ़ शैली का एक चित्र जो है वो बहुत फेमस है। किशनगढ़ कहां पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। किशनगढ़ शैली को हम कागजी शैली भी कहते हैं। ये नारी के सौंदर्य पर आधारित शैली है। इस शैली में एक चित्र है प्रमुख, बनी ठनी चित्र, जो कि सावंत और नागरी दास की कौन थी? प्रेमिका थी। जो बनी ठनी थी वो सावंत और नागरी दास की कौन थी? प्रेमिका थी। इसका चित्र बनाया था किसने? मोरदज निहालचंद नामक चित्रकार ने चित्र बनाया था, बनी ठनी का चित्र। इसको भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एरिक डिक्सन और फयाज अली ने ये जो चित्र है हमारा कौन सा? बनी ठनी का जो चित्र है, किशनगढ़ जो शैली है, इसको फेमस किया था। एरिक डिक्सन ने ही भारत की मोनालिसा कहा था। किसको? इसको, जो हमारा बनी ठनी जो चित्र है, इसको भारत की मोनालिसा किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था। 5 मई 1973 में राजस्थानी चित्र शैली के चित्र बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। ये भी आपको याद रख के चलना है। तो एक एक करके डिटेल पढ़ते चलते हैं हम इसके बारे में, किशनगढ़ शैली के बारे में। सबसे पहले तो किशनगढ़ शैली को कहते क्या है? किशनगढ़ शैली को कहते हैं हम कागजी शैली। किशनगढ़ शैली को कहते हैं हम कागजी शैली। कौन सी शैली कहते हैं? कागजी शैली कहते हैं, ठीक है। किशनगढ़ शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है बनी ठनी चित्र। बनी ठनी चित्र, ठीक है। बनी ठनी चित्र को कहते हैं भारत की मोनालिसा। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। और किसने कहा था भारतीय मोनालिसा बनी ठनी चित्र को? यह कहा था एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा था, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। किन दोनों को दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय दो को दिया जाता है। एक तो फयाज अली, फयाज अली, और एक ये हमारे एरिक डिक्सन साहब। इन दोनों को किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। इसका जो बनी ठनी जो थी, कौन थी? बनी ठनी जो राजा थे किशनगढ़ के, सावंत सिंह और नागरी दास, उनकी प्रेमिका थी, ये रसिक प्रिया थी। कौन थे राजा किशनगढ़ के? किशनगढ़ के राजा थे सावंत सिंह, सावंत सिंह या फिर नागरी दास, दो नाम मिलते हैं उनको, सावंत सिंह या फिर नागरी दास। इन दोनों की, इनकी क्या थी? बनी ठनी प्रेयसी थी, ठीक है। बनी ठनी कौन थी? इनकी प्रेयसी थी। और चित्र किसने बनाया था बनी ठनी? मोरदज निहालचंद ने बनाया था। बनी ठनी जो चित्र है वो बनाया किसने था? चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहालचंद। मोरध्वज निहालचंद ने ये चित्र बनाया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलना है। मोरध्वज निहालचंद ने ये बनी ठनी चित्र बनाया था, जो 5 मई 1973 को, कब? बनी ठनी पर 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 को डाक टिकट भी जारी हो चुका है। डाक टिकट भी जारी हो चुका है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 मई 1973 को बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। नारी सौंदर्य पर आधारित शैली मानी जाती है जो हमारी किशनगढ़ शैली है। ठीक है, इसके अलावा अमरचंद द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी किशनगढ़ चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है। क्या है? अमरचंद द्वारा, अमरचंद द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी है, ये भी किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। किशनगढ़ शैली में मुख्यतः केले के वृक्ष का चित्रण किया जाता है। मुख्यतः किशनगढ़ शैली में केले के वृक्ष का चित्रण होता है। केले के वृक्ष का चित्रण बहुतायत में होता है, प्लस नारी सौंदर्य का चित्रण इसमें होता है। नारी सौंदर्य का चित्रण किशनगढ़ शैली में बहुतायत में होता है। ठीक है, किशनगढ़ शैली है वो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है, क्योंकि जो सावंत सिंह और नागरीदास थे भगवान कृष्ण के उपासक थे। वो वृंदावन में जाकर उन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था। अगर चित्रकारों की बात करें तो रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम ये प्रमुख चित्रकार हैं। इसके अलावा सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, लाडली दास ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। नानक राम पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार इनमें से कौन से नहीं है, और ऑप्शन में नंदराम, लाडली दास ऐसे दे रखे थे, नानक राम भी दे रखा था। तो नानक राम किशनगढ़ शैली का है, कंफ्यूज ना होके अलवर का नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस टाइम पूछा गया था। तो यहां पर हमको किशनगढ़ शैली के चित्रकारों की बात करें, किशनगढ़ शैली के चित्रकार कौन कौन से थे इनकी हम बात करें तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे, आपको याद रखना है। एक तो सबसे पहला नाम यहां पर नानक राम ही याद रखना है। इसके अलावा सवाई राम, सवाई राम, इसके अलावा लाडली दास आपको याद रखना है। सवाई राम, नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह, बदन सिंह, इसके अलावा सीताराम आपको याद रखना है। सीताराम, तुलसीदास, ठीक है, इसके अलावा रामनाथ, रामनाथ ये प्रमुख चित्रकार हैं। इसके किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं नानक राम, सबाई राम, लाडली दास, बदन सिंह और सीताराम, तुलसीदास, रामनाथ। वही खड़ी चित्र मोरदास निहालचंद के द्वारा बनाया हुआ है। 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी हो चुका है। अमरचंद द्वारा चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यह भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी शैली, आगे हम डिस्कस करेंगे ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ शैली की यदि हम बात करें तो ढूंढाड़ कहां पड़ता है आपको पता होगा। ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर क्षेत्र को बोला जाता है। जयपुर के आसपास की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी भाषा कही जाती है। ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियां अगर आपसे पूछे तो नागरचोल, तोरावटी, राजावाटी, सिपाड़ी, ये सब, चौरासी, जगरौती, ये सब ढूंढाड़ी बोली की उपबोली बोली जाती है। ठीक है, ढूंढाड़ी शैली की यदि हम बात करें तो जयपुर में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें बादशायनकृत कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान प्रति शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़ों के दंगल के चित्र बहुत मिलते हैं। अगर स्वर्णकाल की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल माना जाता है। प्रताप सिंह खुद भी कवि थे, ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते थे। हवा महल का निर्माण इन्होंने करवाया 1799 ईस्वी में। 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। 22 विद्वान इनके दरबार में रहते थे जिन्हें गंधर्व 22 ही कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में आदमकद पोर्ट्रेट जो कि ईश्वरी सिंह का बनाया गया था, आदमकद चित्र वो साहिब राम के द्वारा बनाया गया था, बहुत फेमस है। और ये कहां पर रखा हुआ है, अभी सिटी पैलेस जयपुर में ये रखा हुआ है। ठीक है, जयपुर राज्य में कलाकार जहां पर कारखाना था, चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे, उसको सूरत खाना कहते हैं, ये आपको याद रखना है। डिटेल में डिस्कस करते हैं, धीरे धीरे लिखते चलते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले जयपुर शैली का, सबसे पहले तो ढूंढाड़ को कहते हैं क्या है, जयपुर शैली कहते हैं। जयपुर शैली इसको कहा जाता है। ठीक है, जयपुर शैली कहते हैं। स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है, स्वर्णकाल माना जाता है प्रताप सिंह के काल, प्रताप सिंह के काल को।
मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि प्रताप सिंह वही है जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह के ब्रजनिधि के नाम से कविताएं करते थे। प्रताप सिंह वही है जिनके दरबार में 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें गंधर्व 22 ही कहते थे। प्रताप सिंह जो है वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए कृष्ण की आकृति में 5 मंजिला हवा महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है। जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। जयपुर शैली पर मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो जयपुर है उसके संबंध मुगलों से बहुत बढ़िया रहे थे। आपको पता होगा, सबसे पहले भारमल ने अपनी पत्नी, अपनी जो पुत्री है जोधाबाई, हरकाबाई भी कहते हैं उसको, उसका विवाह करवा दिया था। कब? किससे? अकबर से करवा दिया था। कब करवा दिया था? नागौर दरबार से पहले। ठीक है। कहां पर करवाया था? सांभर झील में करवाया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक। तो मुगलों पर, मुगलों का प्रभाव बहुत मिलता है जयपुर शैली पर। अगर चित्रकारी की बात करें, यहां पर बादशाहन चित्र कामसूत्र लिख देता हूं। बादशाहन कृत कामसूत्र, बादशाहन कृत कामसूत्र बहुत मिलता है। इसके अलावा भिक्षा देती नारी, फकीरों को भिक्षा देती नारी, फकीरों को भिक्षा देती नारी, फकीरों को भिक्षा देती नारी, बादशाहन कृत कामसूत्र। इसके अलावा कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़े, हाथी घोड़े, लैला मजनू, कुरान पढ़ती शहजादी, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्रण बहुत मिलता है, का चित्रण बहुत मिलता है। ठीक है। इसका जो चित्रण मिलता है, बादशाहन कृत कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, हाथी घोड़े, लैला मजनू, कुरान पढ़ती शहजादी का चित्रण इस शैली में बहुत मिलता है। ठीक है। सवाई प्रताप सिंह के काल को स्वर्णकाल यहां पर माना जाता है। एक चीज यहां पर फेमस है जयपुर की, वो है आदमकद पोर्ट्रेट। आदमकद पोर्ट्रेट बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ये आदमकद पोर्ट्रेट किसका बनाया गया था? ये आदमकद पोर्ट्रेट बनाया गया था ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया गया था। ठीक है। ईश्वरी सिंह का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया किसने था? चित्रकार कौन था? साहिब राम था। साहिब राम ने बनाया था। ठीक है। एक चित्रकार मेवाड़ शैली में भी आता है, साहिब दीन, वो भी इंपॉर्टेंट है। साहिब दीन मेवाड़ शैली में आता है, कंफ्यूज नहीं होना। साहिब राम आता है किसमें? जयपुर शैली में। इन्होंने आदम का चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का। ईश्वरी सिंह कौन है? ईश्वरी सिंह वही है जिन्होंने सरगासूली और ईसर लाट का निर्माण करवाया था। जब राजमहल के युद्ध में ये मराठों के विरुद्ध जीत गए थे, तो इन्होंने उस खुशी में किसका निर्माण करवाया? सरगासूली ईसर लाट का। फिर बाद में जो ईश्वरी सिंह का छोटा भाई था माधव सिंह, वो मराठों के साथ मिलकर दोबारा से युद्ध करने आ जाता है। मराठों के परेशान होने के कारण 1750 ईस्वी में ये उसी सरगासूली से, जिसको इन्होंने बनवाया था, वहीं से कूदकर अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। ये आपको ईश्वरी सिंह के बारे में याद रख के चलना है। ये वर्तमान में कहां रखा है आदमकद पोर्ट्रेट? ये रखा है सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस जयपुर में ये आदमकद पोर्ट्रेट रखा हुआ है वर्तमान में। ठीक है। अब हम और जयपुर शैली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जयपुर शैली में जो कलाकार खाना था, जहां पर चित्र रखे जाते थे, उसको सूरत खाना बोलते थे। जहां पर चित्र रखे जाते थे उसको सूरत खाना बोलते थे। मोहम्मद शाह का नाम जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है, आमेर और जयपुर से। ये आपको याद रखना है। किसका? मोहम्मद शाह का। पहली बात तो जहां पर कलाकार काम करते थे जयपुर में, जहां पर कलाकार लघु चित्र बनाया करते थे, लघु चित्र बनाया करते थे, उस जगह को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सूरत खाना। सूरत खाना कहा जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, मोहम्मद शाह प्रमुख चित्रकार हैं किसके? आमेर और जयपुर शैली के। मोहम्मद शाह आमेर और जयपुर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है। आमेर और जयपुर चित्रकला शैली के चित्रकार हैं मोहम्मद शाह, ये आपको याद रखना है। आगे हम डिस्कस करेंगे अलवर शैली के बारे में।
आगे हम डिस्कस करेंगे। जयपुर शैली की ही आपको पता होगा, जयपुर के राजाओं से ही, जयपुर के वंश से ही बाद में अलवर पर राज करते हैं जयपुर के वंश के ही लोग, ठीक है। अलवर शैली का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है विनय सिंह के काल को। विनय सिंह के काल को अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव सर्वाधिक अलवर शैली पर ही पड़ता है। अलवर शैली में वन उपवन, वेश्याओं के चित्र, इंपॉर्टेंट, वेश्याओं के चित्र अलवर शैली के प्रसिद्ध है। अश्लील नृत्यांगनाओं के चित्र अलवर शैली के प्रसिद्ध है। कुंज विहार के चित्र अलवर शैली के प्रसिद्ध है। चित्रकार भी इंपॉर्टेंट है अलवर शैली के, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं कि अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है, अलवर शैली का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है विनय सिंह के काल को। विनय सिंह के काल को अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। अलवर शैली की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है इसमें। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव जयपुर शैली पर पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसमें एक तो अश्लील नृत्यांगनाओं के चित्र बहुत प्रसिद्ध है, अश्लील नृत्यांगनाओं के चित्र। इसके अलावा वेश्याओं के चित्र, ठीक है। इसके अलावा कुंज विहार, कुंज विहार के चित्र। इसके अलावा वन उपवन के चित्र बहुत प्रसिद्ध है। वन उपवन के चित्र अलवर शैली के बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। अब अलवर शैली के यदि हम कलाकारों की बात कर लें, अलवर शैली के यदि हम चित्रकारों की बात करें तो कौन कौन थे अलवर शैली के चित्रकार थे? जमुना दास, सालिग्राम, छोटेलाल। कौन कौन थे? जमुना दास, सालिग्राम, छोटेराम, बक्साराम। ये इंपॉर्टेंट नाम है, पूछे जा चुके हैं। जमुना दास, छोटेलाल, सालिग्राम, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। बलदेव, गुलाम अली, नंदराम। नंदराम और नानक राम में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नंदराम तो अलवर शैली से संबंधित है और नानक राम किशनगढ़ शैली से संबंधित था, ठीक है। इसके अलावा बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल, ये चित्रकार किसके संबंधित है? अलवर शैली से। राम गोपाल, ये अलवर शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है, हमने यहां पर अलवर शैली को डिस्कस कर लिया, जयपुर शैली को डिस्कस कर लिया, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर शैली को डिस्कस कर लिया। कुछ विशेषताएं बता देता हूं यहां पर मैं। राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के टाइम से मानी जाती है। वैसे यदि हम पूछें कि मेवाड़ का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये 1260 ईस्वी में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में रचित ग्रंथ है। ये रचना है, चित्रकला है। राजस्थान की चित्रकला पर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें राजस्थानी चित्रकला पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 1916 में। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लिखा देता हूं मैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की आधुनिक चित्रकला को शुरुआत करने का श्रेय, आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय, शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है कुंदन लाल मिस्त्री को। कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है, ठीक है, आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय। यदि हम पहले चित्र की बात करें तो मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी नाम थोड़ा सा बड़ा है, अजीब है, सूत्र चूर्णी। ये किसके समय पर हुआ था चित्रित?
1260 ईस्वी में ये तेज सिंह के समय पर चित्रित हुआ था। किसके समय? तेज सिंह के समय पर यह चित्रित हुआ था। यह आपको याद रखना है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूंगी। ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में इसकी शुरुआत मानी जाती है राजस्थान की चित्रकला की। एक और फेमस व्यक्तित्व आपको याद रखना है, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी ने एक तो राजपूत पेंटिंग लिखी है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें राजस्थानी चित्रकला पर प्रकाश डाला है। और 1916 में राजस्थानी चित्रकला को सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी किया। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को दिया जाता है। यह आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बूंदी शैली के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बूंदी शैली तो क्या विशेषता है। बूंदी शैली, बूंदी शैली, ठीक है, बूंदी शैली पर बहुत क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि बूंदी शैली की जो विशेषता है वो ये है कि इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। इसका स्वर्ण काल राव सुरजन हाड़ा के शासनकाल को कहा जाता है। देखो मैंने सारे आपको बताए, रिपीट करवा देता हूं एक बार। जोधपुर शैली का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मालदेव के शासनकाल को। अगर हम बात करें बीकानेर शैली का स्वर्ण काल तो किसे कहा जाता है? राव अनूप सिंह के शासनकाल को। यदि हमसे पूछे जैसलमेर शैली का स्वर्णकाल मूलराज द्वितीय के शासनकाल को। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह के काल को कहा जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को कहा जाता है। अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के टाइम को माना जाता है। बूंदी शैली का स्वर्णकाल राव सुरजन सिंह हाड़ा के काल को माना जाता है। कोटा शैली का स्वर्णकाल राम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। यदि हम बात करें मेवाड़ का तो जगत सिंह के टाइम को, जगत सिंह द्वितीय के टाइम को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। सारे स्वर्णकाल आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, तो पशु पक्षियों की शैली बूंदी शैली को कहा जाता है। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व पूर्ण चित्रण इसी शैली की विशेषता मानी जाती है। महाराज उम्मेद सिंह के शासन में यहाँ पर चित्रशाला संग्रहालय भी बना हुआ था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रामलाल व सुरजन बूंदी राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। ये भी आपको याद रख के चलना है। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहला पॉइंट, बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। पशु पक्षियों पर सर्वाधिक चित्रण हुआ है इसमें, पशु पक्षियों पर चित्रण हुआ है इसमें। ठीक है, बूंदी शैली में। बूंदी शैली का जो स्वर्ण काल है वो माना जाता है राव सुरजन हाड़ा के काल को। स्वर्ण काल राव सुरजन हाड़ा के काल को माना जाता है। ठीक है, बूंदी शैली का स्वर्ण काल। अगर हम बूंदी शैली की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र, राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र माना जाता है महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह, महाराव उम्मेद सिंह का काल भी स्वर्णकाल माना जाता है वैसे बूंदी शैली का। ठीक है, महाराव उम्मेद सिंह ने क्या बनवाई थी? महाराज उम्मेद सिंह ने बनवाई थी चित्रशाला। चित्रशाला का निर्माण करवाया था, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भित्ति चित्रों का स्वर्ग चित्रशाला को कहा जाता है, जो कि बूंदी में निर्मित है, राव उम्मेद सिंह ने बनवाई थी ये। ठीक है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। रामलाल व सुरजन ये बूंदी राज्य के प्रमुख चित्रकार हैं। रामलाल व सुरजन, रामलाल व सुरजन ये प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, बूंदी शैली के। इसके अलावा एक क्वेश्चन दुगारी शैली के बारे में पूछा जाता है। दुगारी शैली का संबंध किससे है? तो बूंदी में ही एक जगह पड़ती है बांसी दुगारी, जो तेजाजी से संबंधित भी है। तो दुगारी शैली, दुगारी शैली भी संबंधित किससे? बूंदी से। बूंदी में एक तेजाजी का प्रमुख स्थान पड़ता है बांसी दुगारी, वो तेजाजी का प्रमुख स्थान है, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रख के चलना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कोटा शैली पर। आगे हम बढ़ते हैं किस पर? कोटा शैली पर। कोटा शैली, जैसे हमने बूंदी शैली के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही जैसे बूंदी शैली में पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत में देखने को मिलता है, ऐसे ही कोटा शैली में शिकार का चित्रण बहुतायत में देखने को मिलता है। महाराव राम सिंह के शासनकाल को इसका स्वर्णकाल माना जाता है। वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा था इस पर। इसमें युद्ध, नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। दरबार का दृश्य बहुतायत में दिखाया गया है।
डालू जो कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार था, और नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स को। कोटा शैली की यदि हम बात करें तो कोटा शैली को शिकार का चित्रण बहुतायत में मिलता है। यहाँ शिकार वाली शैली भी बोलते हैं इसको, शिकार का चित्रण बहुतायत में मिलता है। नारियों व रानियों को शिकार करते दिखाया गया है। नारियों व रानियों को शिकार, नारियों व रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा दरबार के दृश्य भी बहुत हैं इसमें, दरबार के दृश्य भी बहुत हैं इसमें कोटा शैली में। ठीक है, कोटा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है राव राम सिंह के काल, राम सिंह के काल को स्वर्णकाल माना जाता है कोटा शैली का। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। कोटा शैली में प्रमुख चित्रकारों की बात करें, एक तो डालू नामक चित्रकार है जो कि रागमाला का चित्रकार है, रागमाला का। ठीक है, इसके अलावा नूर मोहम्मद, ये भी नूर मोहम्मद ये भी प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, डालू और नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय का इस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। कोटा जो शैली है इस पर वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा है, वल्लभ संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा है। ठीक है, ये आपको कोटा शैली के बारे में याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार। कुछ संग्रहालय हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है? पोथी खाना जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है, जैन भंडार जैसलमेर में है, कोटा संग्रहालय कोटा में है, अलवर संग्रहालय अलवर में है। ये पूछे जाते हैं। ठीक है, एक विधि है वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा जो कि आपको याद रख के चलनी है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है। लिख देता हूं मैं यहां पर, पहला पॉइंट है पोथी खाना संग्रहालय, पोथी खाना संग्रहालय ये कहां पर है? पोथी खाना संग्रहालय कहां पर है? यह है जयपुर में, पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है पुस्तक प्रकाश कहां पर है? पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश कहां पर है? तो ये है हमारा जोधपुर में पुस्तक प्रकाश, पुस्तक प्रकाश कहां पर है? जोधपुर में। तीसरा है सरस्वती भंडार कहां पर है? ये भी बहुत पूछा जाता है, सरस्वती भंडार कहां पर है? सरस्वती भंडार हमारा कहां पर है? उदयपुर में है ये सरस्वती भंडार। ठीक है, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। चौथा है हमारा जैन भंडार कहां पर है? जैन भंडार, जैन भंडार आपको याद रखना है, जैन भंडार है जैसलमेर में, जैन भंडार जैसलमेर में है। इसके अलावा कोटा और अलवर के संग्रहालय वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान में चित्रकला के क्षेत्र में कुछ संस्थाएं भी काम करती है, उन संस्थाओं को भी आपको याद रखना है, जैसे कि अंकन नामक संस्था भीलवाड़ा में है, चितेरा जोधपुर में काम करती है, कलाव्रत और आयाम ये जयपुर की संस्थाएं हैं, पैग जयपुर की संस्था है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में, टकमर 28 पूछी जाती है, टकमर 28 उदयपुर में है, कुलिका कलाकार परिषद उदयपुर में है, गोरा जोधपुर में है, राजस्थान ललित कला अकादमी उदयपुर में है। ये आपको याद रख के चलनी है। ठीक है, एक एक करके मैं लिखा देता हूं राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं इसके लिए, चित्रकारी के लिए। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली जो है संस्था, संस्थाओं में सबसे पहली जो संस्था है वो है अंकन, अंकन संस्था। ये कहां पर है? अंकन संस्था ये है भीलवाड़ा में। ठीक है, जयपुर में दो आपको याद रखनी है, एक तो कलाव्रत और आयाम एक साथ पूछी जाती हैं, कलाव्रत और आयाम, कलाव्रत और आयाम ये कहां पर है? कलाव्रत और आयाम है हमारी कहां पर? जयपुर में। ठीक है, एक पूछी जाती है हमारी चितेरा, चितेरा कहां पर है? चितेरा, चितेरा कहां पर है? चितेरा है हमारी जोधपुर में। एक पूछी जाती है टकमर 28, टकमर 28 ये कहां पर है? टकमर 28 ये उदयपुर में है। ऐसे ही तूलिका कलाकार परिषद भी उदयपुर में है, टकमर 28 और तूलिका कलाकार परिषद
फूल का कलाकार परिषद, ये दोनों कहां पर हैं? ये दोनों ही उदयपुर में है। फूल का कलाकार परिषद और टकमा 28 इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही उदयपुर में है। जयपुर में पैग भी है और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप भी है। जयपुर में और कौन सी है? जयपुर में एक तो पैग नामक भी है संस्था, इसके अलावा क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप भी है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, आर्टिस्ट ग्रुप, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप भी कहां पर है? जयपुर में है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये उदयपुर में है। आज उदयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये जयपुर में है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। राजस्थान ललित कला अकादमी, एक तो ये याद रखना है आपको, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी कहां पर है? जयपुर में है राजस्थान ललित कला अकादमी, ठीक है। इसके अलावा जयपुर में और कौन सी है? जयपुर में है हमारी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा मेवाड़ शैली के बारे में, ठीक है। मेवाड़ शैली इंपॉर्टेंट है राजस्थान में, अगर चित्रकला की बात करें तो मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। मेवाड़ शैली की यदि हम बात करें तो उदयपुर में है मेवाड़, उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है। राजस्थान की सबसे प्राचीन और मूल शैली इसको कहा जाता है। इसका विकास कुंभा के शासनकाल में शुरू होता है। स्वर्ण काल की यदि हम बात करें तो जगत सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्ण काल माना जाता है। कलीला दमना, इस चित्र शैली के दो पात्र हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कलीला दमना किस चित्रकला शैली के दो पात्र हैं, तो ये वो हमारी मेवाड़ शैली है, उसके दो पात्र हैं। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों री ओबरी तस्वीरों रो कारखानों नाम से चित्रकला खोली थी, चित्रकला विद्यालय खोला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिटेल में लिखते जाते हैं एक बार। सबसे पहले कि मेवाड़ जो शैली है उसको उदयपुर शैली कहते हैं। स्वर्णकाल की यदि बात करें, स्वर्णकाल की यदि बात करें तो जगत सिंह प्रथम के काल, जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्णकाल इसका माना जाता है। मेवाड़ शैली को सबसे प्राचीन और मूल शैली है, सबसे प्राचीन और मूल शैली है ये, सबसे प्राचीन और मूल शैली है ये मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली में कलीला और दमना दो पात्र माने जाते हैं। कलीला और दमना, कलीला और दमना ये दो पात्र हैं मेवाड़ शैली के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेवाड़ शैली का जो विकास वो कुंभा के काल में चालू हुआ था। जगत सिंह प्रथम ने तस्वीरों रो कारखानों नाम से एक विद्यालय खोला था। जगत सिंह प्रथम ने तस्वीरों रो कारखानों, तस्वीरों रो कारखानों, जिसे हम चितेरों री ओबरी भी कहते हैं। चितेरों री ओबरी, चितेरों री ओबरी भी कहा जाता है एवं तस्वीरों रो कारखानों भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया था, ठीक है। ये कहां पर है? ये उदयपुर में है, मेवाड़ में है, ये इंपॉर्टेंट है। चितेरों री ओबरी जगत सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था, ठीक है। जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे चित्रों पर चित्रण हुआ है। कौन कौन से चित्रण है? देखो रागमाला पर तो हर जगह चित्रण हुआ है, रागमाला पर, गीत गोविंद पर। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, गीत गोविंद, इनका चित्रण मेवाड़ शैली में बहुत आयत में हुआ है। मेवाड़ शैली में जो प्रमुख चित्र हैं वो इनसे ही बनाए गए हैं। एक मैंने आपको बताया था जब मैं साहिब राम पढ़ा रहा था, तो जयपुर में फेमस है साहिब राम, ऐसे ही साहिब दीन खां फेमस है, साहिब दीन फेमस है मेवाड़ में। साहिब दीन और मनोहर ये उदयपुर शैली के चित्रकार हैं। 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का जो चित्रकार था वो था नसीरुद्दीन, वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। ऐसे ही ये वर्तमान में जो रागमाला का चित्र है दिल्ली के अजायब घर में रखा हुआ है। मेवाड़ी चित्रकला का शुरुआती उदाहरण रागमाला ही है, जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तेज सिंह के शासनकाल में बनाया था। एक महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1425 में सुपासनाहा चरित्रम भी मिला हुआ है। ये भी सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित रखा हुआ है, ये आपको याद रख के चलना है। तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको कि रसिक प्रिया, रागमाला, गीत गोविंद ये तो रघु चित्रण है। इसके अलावा साहिबदीन और मनोहर प्रमुख चित्रकार हैं। साहिबदीन,
साहिबदीन और मनोहर, ये प्रमुख चित्रकार हैं। 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम, 1605 में मेवाड़ के महाराजा थे अमर सिंह प्रथम, उनके शासन काल में एक चित्र बनता है रागमाला, जिसका चित्रकार था नसीरुद्दीन। एक चित्र बनता है रागमाला अमर सिंह प्रथम के टाइम पर 1605 में, जिसके चित्रकार कौन था? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नसीरुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। और कौन सा चित्र था? अमर सिंह प्रथम द्वारा रागमाला का चित्रण यहाँ पर किया गया था, ये आपको याद रखते चलना है, ठीक है। प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी था, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा महाराणा मोकल के टाइम पर, महाराणा मोकल के टाइम पर हीरानंद के द्वारा, महाराणा मोकल के टाइम पर हीरानंद के द्वारा एक चित्र बनाया गया था सुपासनाह चरित्रम, सुपासनाह चरित्रम, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर लिखा रहा हूं मैं, सुपासनाह चरित्रम। ये मोकल के टाइम पर हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में बनाया हुआ लिखित ग्रंथ है, जो कि सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में संरक्षित है। कहां पर संरक्षित है ये सुपासना चरित्र? सरस्वती संग्रहालय में, सरस्वती संग्रहालय में ये सुरक्षित है। सरस्वती संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में ये सुरक्षित है। और ये जो हमारा जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये भी सुरक्षित रखा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं चावंड शैली। नेक्स्ट जो हमारी शैली हो जाएगी वो हो जाएगी चावंड शैली। चावंड शैली आपको पता होगा, महाराणा प्रताप का जब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में जो युद्ध हुआ था 18 जून और 21 जून को, उसके बाद मान सिंह और उनके मध्य युद्ध हुआ था। तो युद्ध के बाद जब वो भाग गए थे, वन में चले गए थे, युद्ध की समाप्ति नहीं हुई थी, कोई जीता नहीं था, है ठीक है, अभी भी ये प्रमाण मिलते हैं कि उनमें से कोई भी नहीं जीता था। तो ये चावंड में चले गए थे, चावंड में अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी। इस शैली की जो चित्रकला है अमर सिंह प्रथम के काल की मानी जाती है, स्वर्ण काल। इसे बल्लभ शैली, जो अमर सिंह प्रथम के जो काल की जो है प्रताप के शासनकाल में यहाँ पर शुरू हुई थी। चितेरे नसीरुद्दीन थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1605 में नसीरुद्दीन ने कौन सा चित्र बनाया था? रागमाला का चित्रण किया था, ये आपको याद रख के चलना है। तो चावंड शैली में स्वर्णकाल की यदि हम बात करें, स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम, ये महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह प्रथम, इनके काल को माना जाता है स्वर्णकाल चावंड शैली का। महाराणा प्रताप के टाइम पर ही शुरू हो गई थी ये शैली। प्रमुख चित्र तो मैंने बता ही दिया पहले ही, रागमाला, जो कि किसने बनाया था? नसीरुद्दीन ने बनाया था, नसीरुद्दीन ने बनाया था, ठीक है, ये चित्र आपको याद रखना है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नाथद्वारा शैली के बारे में। नाथद्वारा शैली, देखो नाथद्वारा में जो मंदिर है उसका निर्माण राज सिंह के टाइम पर हुआ था, ठीक है। जो मूर्ति है वो कहां से आई हुई थी? वो मूर्ति आई थी वृंदावन से, एक संत लेकर आए थे, तब औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दे रखा था, जजिया कर लगा रखा था हिंदुओं पर, ठीक है। तब यहाँ पर राज सिंह ने शरण दी उनको, एक गांव में, सिहाड़ गांव में उनको बसाया, वहां पर ही फिर ये मंदिर का निर्माण होता है, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होती है, उसको नाथद्वारा कहते हैं। नाथद्वारा कहां पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। नाथद्वारा शैली को बल्लभ शैली भी कहते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, केले के वृक्ष आदि का चित्रण यहाँ पर मिलता है। राज सिंह के शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि मंदिर का निर्माण राज सिंह के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। यह उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। क्यों है? क्योंकि उदयपुर तो जगह पर स्थित है और ब्रज शैली से संबंधित है, क्योंकि कृष्ण कहां के थे? ब्रज के थे, ये आपको याद रखना है। श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप का चित्र यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके अलावा पिछवाई और हवेली संगीत यहाँ पर प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की बात करें, नाथद्वारा को पहली बात तो क्या कहते हैं? नाथद्वारा को बल्लभ शैली कहा जाता है। नाथद्वारा को बल्लभ शैली कहा जाता है, क्योंकि नाथद्वारा में यदि आपसे पूछे संप्रदाय कौन सा है तो बल्लभ संप्रदाय है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं बल्लभ संप्रदाय को, ठीक है। तो नाथद्वारा में बल्लभ संप्रदाय है, इसलिए बल्लभ शैली का यहाँ पर प्रभाव माना जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण मिलता है, कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण मिलता है। कृष्ण यशोदा का चित्र यहां पर मिलता है। कृष्ण प्लस यशोदा का चित्रण यहां पर मिलता है, ठीक है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, कृष्ण और यशोदा का चित्रण यहां पर मिलता है। केले के वृक्ष का चित्रण यहां पर मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। केले के वृक्ष का चित्रण मिलता है यहां पर, ठीक है।
इसके अलावा नाथद्वारा शैली का जो स्वर्ण काल है वो राजसिंह के टाइम को माना जाता है। राजसिंह के काल को नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, नाथद्वारा शैली उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। क्वेश्चन आ सकता है कि उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण निम्न में से कौन सी शैली है? ब्रज शैली का मिश्रण है। उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली? नाथद्वारा शैली। ठीक है, नाथद्वारा की एक और चीज फेमस है, नाथद्वारा की पिछवाइयां फेमस है। पिछवाई चित्रण, पिछवाई चित्रण फेमस है नाथद्वारा का। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है उसके पीछे कपड़े पर जो चित्रांकन होता है वो पिछवाई चित्रण कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भित्ति चित्र, हवेली संगीत भी प्रसिद्ध है। जो मंदिर है इनको हवेली कहा जाता है। इसके अलावा श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप का चित्रण भी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है। ये आपको नाथद्वारा शैली के बारे में याद रख के चलना है। ठीक है, अब एक और पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अरायस फ्रेस्को या आला गीला पद्धति किसे कहते हैं? अरायस फ्रेस्को या फिर आला गीला पद्धति, क्या नाम है? आरायस फ्रेस्को या फिर आला गीला पद्धति। आरायस फ्रेस्को या फिर आला गीला पद्धति। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए उस पर एक आलेखन पद्धति है, ये आरायस फ्रेस्को या फिर आला गीला पद्धति। आपको याद होना चाहिए कि राजस्थान का जो शेखावटी क्षेत्र है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूं यहां पर। भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आरायस पद्धति यूज में ली जाती थी। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था? ओपन आर्ट गैलरी। ओपन आर्ट गैलरी कहां की प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र की। शेखावटी क्षेत्र की ओपन आर्ट गैलरी प्रसिद्ध है। तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ, उन्होंने मरु प्रदेश के श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया था। ठीक है, श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया था। तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ, तिब्बती इतिहासकार। तिब्बती इतिहासकार थे तारानाथ, इन्होंने मरु प्रदेश के श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया। श्रृंगधर नामक चित्रकार का क्या किया था? वर्णन किया था। ठीक है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने। ठीक है, राजपूत पेंटिंग का जो पसंदीदा माध्यम है वो है पांडुलिपियों का चित्रण। पांडुलिपियों का चित्रण राजपूत पेंटिंग्स का प्रमुख विषय है, ये आपको याद रखना है। तो हमने राजस्थान की चित्रकला इसमें डिस्कस करी थी। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सेशन को शेयर जरूर कीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां पर कि देखो, जीवन में उतार चढ़ाव सभी के आते हैं। ठीक है, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सफलता सभी को हासिल हो। बहुत से लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा तनिक कठिनाई आती है, थोड़ी सी असफलता हासिल होती है, स्वयं पर अपना विश्वास खो देते हैं और परेशानियों से परेशानियों से हार कर वो क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं और अपनी जो मेहनत है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैं कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति ऐसे ही हताश होकर एक दिन बैठा हुआ था, उसको असफलताएं हासिल हो रही थी। तो वो भगवान को कोस रहा था कि भगवान, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? ऐसे जीवन को तो खत्म हो जाना चाहिए। तो भगवान प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं, उसको बोलते हैं कि बेटा तू उदास क्यों बैठा है? तो वो बताता है बात कि मेरे को असफलताएं हासिल हो रही हैं, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूं और मैं निराशा मुझे पर हावी हो गई है, विश्वास कम हो गया है खुद पर। तो भगवान उसको एक पत्थर देते हैं। ठीक है, और उससे बोलते हैं कि इस पत्थर को तू बेचना मत कहीं पे, तू जाके मार्केट में पूछ के आ कि इस पत्थर का दाम क्या है। वो निकलता है, सबसे पहले वो जाता है एक फल विक्रेता के पास, उससे पूछता है कि इस पत्थर के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हो? फल विक्रेता बोलता है, उस पत्थर को देखता है, पत्थर लाल पत्थर था, चमक रहा था। तो फल विक्रेता बोलता है, अच्छा इसको मुझे दे जाओ और आप 5-6 संतरे यहां से ले जाओ मेरे पैसे। ठीक है,
तो वो बोलता है, जो आदमी होता है वो बोलता है कि नहीं, मेरे को इसको बेचना नहीं है क्योंकि भगवान ने मना किया था। फिर वो आगे बढ़ता है, फिर वो जाता है एक सब्जी वाले के पास। सब्जी वाले से पूछता है कि इस पत्थर का क्या मूल्य आप मुझे दोगे। सब्जी वाला बोलता है उस पत्थर से आकर्षित होकर कि ठीक है, चलो आप, मैं आपको एक बोरी आलू दे दूंगा, आप आलू ले जाओ। फिर वो आदमी फिर दोबारा से मना कर देता है कि नहीं, मुझे आलू नहीं चाहिए। फिर वो आगे जाता है और सुनार के वहां पर जाता है। सुनार की दुकान में बहुत सारे आकर्षक गहने रखे हुए थे। सुनार को बोलता है, वो सेम बात रिपीट करता है कि इस पत्थर का मुझे क्या मूल्य दोगे। सुनार कहता है कि इस पत्थर के मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। ठीक, मना कर देता है व्यक्ति दोबारा से वही बात। तो सुनार